नमस्कार, मैं हूं एन.वी. शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। आज 28 जुलाई है, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस अवसर पर हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग अगर है तो वो है लीवर। और लीवर में दो किस्म की संभावना हो सकती समस्या की। एक है सिरोसिस, जो अधिकतर शराब के कारण होता है, और दूसरी बात जो है वो है लीवर में सूजन, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस क्यों होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने शहर के एलजीआई हॉस्पिटल के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भंडारकर को यहाँ पर आमंत्रित किया और इनसे हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, क्या उपाय उपचार है, क्या उसके लिए परमानेंट क्योर है, क्या वैक्सीन है। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। यूसीएन के हेलो डॉक्टर के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे लीवर के हेल्थ के लिए मेरी शुभकामनाएं। सर, इस बार वर्ल्ड थीम है वन लाइफ वन लीवर। तो लीवर के बारे में हम पहले जानेंगे और फिर उसके बारे में हेपेटाइटिस के बारे में आएंगे। तो लीवर क्या है और उसके फंक्शंस क्या है? जी, तो अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट इज़ लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। लीवर का मतलब है जो जी रहा है वो लीवर है, जीने वाला। और जो उसका अहम पुर्जा है वो है लीवर। हाँ। शरीर के उदर में यानी एब्डोमेन में राइट हैंड साइड पे थोड़ा छाती रिब केज के नीचे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। ऑलमोस्ट 750 टू 1 किलो उसका वजन है और ये अहम पुर्जा है। और इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, अगर उसके कार्य की एक लिस्ट बनाई जाए तो करीब 500 से ऊपर उसके फंक्शंस, नॉन फंक्शंस बताए गए हैं। गुडनेस जी। तो मुख्य तौर पे कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहले अगर आप देखें तो जो हमारे खाने का अंग होता है, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनको शरीर में यूटिलाइज करना, उनका उपयोग करना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके वो एनर्जी पूरे शरीर के लिए उपलब्ध कराना, ये लीवर का काम है। फिर लीवर का अहम काम है, बचपन में माँ के पेट में जब हम होते हैं तो लीवर खून बनाने का भी काम करता है, लेकिन वो काम बाद में बोन मैरो टेक ओवर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो रहते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन है, ये सारे लीवर बनाता है। और ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी यानी हम प्रतिकार शक्ति के लिए ये सारे चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। फिर विटामिन के जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी लीवर बनाता है। हम जो मेडिसिन्स खाते हैं उनको मेटाबोलाइज करना, उसको एक मात्रा के बाद उसका शरीर में एक्यूमुलेशन ना होने देना, उसको सही तरीके से बॉडी से बाहर फेंकना, मतलब टॉक्सिन्स इवन हम जो आहार लेते हैं उसमें से भी कभी कभी कोई यूरिया वाले टॉक्सिन्स तैयार होते, वो भी लीवर हटाता है। तो ऐसे मतलब आप गिनती कर सकते हो, ये अनगिनत उसके कार्य है। 400-500 फंक्शंस हैं उनके। बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे। और इतने महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है, इसमें दो किस्म की बीमारियां हो सकती है, एक तो सिरोसिस और एक तो हेपेटाइटिस, जिसमें आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस, क्योंकि आज हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जी। तो इसलिए हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। हेपेटाइटिस एग्जैक्टली है क्या सर? एक आधा मिनट लूंगा जी। ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो बनाया जाता है 28 जुलाई को, ये हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता और उसके लिए उसको रोकने के उपाय, पूरे विश्व में उसकी जागृति करना, उसके उपायों को सोचना, और ये हेपेटाइटिस को पूरे वर्ल्ड से 2030 तक उसका निर्मूलन करना, ये इरेडिकेट करना, ये इसका ये ऑर्गेनाइजेशन का और ये दिन मनाने का ध्येय है। हेपेटाइटिस बी, अब थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, इसकी खोज 1967 में 1967 में ब्लूमबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रेलिया में इसका खोज किया था। उसके बर्थडे के, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है इनका, इट इज़ टाइम फॉर एक्शन, कि बस बातें बहुत हो चुकी है, अभी एक्शन करना है और ये हेपेटाइटिस को उखाड़ फेंकना है। और ये हेपेटाइटिस, खास तौर से ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे उस टाइप के हेपेटाइटिस से डील करता है जो कि वायरस से होते हैं। वायरस 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस है, ABCDE। ये पांचों वायरस जब लीवर में घुसते हैं तो लीवर में एक प्रकार से सूजन तैयार करते हैं, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में।
वो इन्फ्लेमेशन से पेशेंट के बहुत सारे लक्षण होते हैं, अब शायद हम 2 मिनट बाद उसको डिस्कस करें। तो ये लीवर पे सूजन आ जाना और लीवर का कार्य डिस्टर्ब हो जाना, और जब ये वायरस से होता है उसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। वैसे कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे इवन अल्कोहल, मद्य प्राशन से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, सूजन आ सकती है, बाद में जो जाके उसका सिरोसिस ऑफ लीवर में परिवर्तन होता है। कुछ मेडिसिन होते हैं, एलोपैथी मेडिसिन है और कोई कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन है जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है। कोई टॉक्सिन्स है, इन सभी चीज़ों से हेपेटाइटिस हो सकता है, तो इसके बारे में भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जी सर, एक सुना है ऑटो इम्यून सिस्टम, मतलब द गार्डन इज ईटिंग द फेंस इज ईटिंग द गार्डन, तो वैसे इसके साथ भी होता है लीवर के यस, ये बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। जो हेपेटाइटिस के वायरस के अलावा जो अन्य कारण है उसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक प्रमुख कारण है। जब लीवर अपना शरीर अपने लीवर को पराया मान के उस पर हमला बोलता है, वो उसके दौरान जो लीवर पे सूजन आके लीवर का कार्य डिस्टर्ब होता है, और वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बहुत बार लीवर सिरोसिस की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, मतलब हेपेटाइटिस के मतलब सिरोसिस होना शुरू होता है। हाँ, कुछ बाकी अन्य टॉक्सिन से, मेटल से, कॉपर से, विल्सन डिसीज करके उससे भी लीवर में सूजन आ सकती है। एक्सेस आयरन डिपोजिशन, लोहा आयरन डिपोजिशन से भी, तो ये अन्य कारण है। पर आज का जो प्रमुख केंद्र है, मुख्य फोकस जो है वो हमारा वायरस की ओर रहेगा। जी, और अलावा इसके एक जेनेटिक डिसऑर्डर का भी एक प्रमाण हो सकता है हेपेटाइटिस होने जी, की। बहुत तो सही। एग्जैक्टली है क्या सर, हेपेटाइटिस क्या है और हाँ, उसके कितने टाइप्स हैं? तो हेपेटाइटिस वायरस जो होता है, ये वायरस क्या होता है, अति सूक्ष्म जीवाणु जो माइक्रोस्कोप के अंदर से भी नहीं दिखता, उसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये जो वायरस है, 5 मुख्य वायरसेस है हेपेटाइटिस के कॉज करने वाले। उनका नामकरण सिंपल है, ABCDE। उसमें से डी जो है हम भूल सकते हैं क्योंकि डी और बी साथ में संलग्न होके चलते हैं। अच्छा। और डी का प्रमाण हिंदुस्तान में लगभग ना के बराबर है। कहीं कोई बहुत छोटे छोटे फोकस है, कहीं रत्नागिरी में कभी सुना था बहुत सालों पहले, लेकिन ओवरऑल हेपेटाइटिस डी को इस वक्त हमारे डिस्कशन के दायरे के बाहर हम रख सकते हैं। फिर बचता है हाँ, तो A, B, C और E, 4 अभी हम अगर गिनते तो पहला A और दूसरा E, ये सिमिलर तरीके से बॉडी में प्रवेश करते हैं। मुख द्वारा जब प्रदूषित पानी या प्रदूषित खाना अगर हम लेते हैं, खास तौर से कहीं हम दावत में चले जाते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन, सो अनसेफ वाटर जहाँ पे भी हम कंज्यूम करते हैं, आप रोड साइड रास्ते पे कहीं पानी पूरी खा लिए, तो अगर हम सावध ना रहे तो ये मुख से शरीर के अंदर प्रवेश करता है वायरस। A और E, पहला और आखिरी A और E, ये मुख द्वारा प्रवेश करते हैं। और बीच में के जो B और C, ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, शरीर के जो द्रव होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स आप सीमेन करके मान सकते हैं, या कोई खुला घाव है उसमें से बहने वाला कोई पस या सिक्रीशंस मान सकते हैं। सलावा में भी थोड़ी बहुत क्षमता रह सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, या कोई भी अगर अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस है तो इसके द्वारा ये शरीर में आ सकता है। एट द सेम टाइम बहुत से बी और सी के आप समझ लीजिए बी और सी उसी तरीके से शरीर में प्रवेश करता है जैसे कि HIV वायरस करता है। मतलब तो अनसेफ सेक्स, अनस्टेराइल नीडल, अनसेफ सेक्स, अनसेफ डेंटल प्रैक्टिसेस, अनसेफ इंजेक्शंस, टैटूइंग, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजिंग, माता से शिशु के में वो संक्रमण हो जाना डिलीवरी के दौरान, ये भी एक महत्वपूर्ण उसका ये है। और बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट, कभी कभी हमको ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि बी और सी अमुक पेशेंट में आया किस तरीके से। वो डिनाई करता है कि उसने कभी ब्लड लिया, कभी उसका ना कोई इंजेक्शन लिया, ऑपरेशन हुआ, टैटूइंग नहीं। इवन रेजर्स अगर शेयर हो जाते हैं कहीं कंटामिनेट, हाँ, बार्बर शॉप में, तो ये अगर आजकल सारे लोग इतने सतर्क हो चुके कि स्टेराइल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हुई है, तो ये सारा संक्रमण कम होते जा रहा है, लेकिन इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज, टैटूइंग, इसमें अगर नीडल्स और ब्लेड्स अगर शेयर हो गए रिपीट हुआ तो हाँ, और अनसेफ सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विदाउट मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अगर है, तो इससे इन सारी चीज़ों से
ये बी और सी फैलते हैं, और ए और ई जैसे मैंने बताया प्रदूषित पानी में मुख द्वारा। हैज इट एनीथिंग टू डू विद अननेचुरल सेक्स, जैसे एनल सेक्स वगैरह करते हैं? स्पेशली उसमें कोई एक्स्ट्रा क्षमता नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टनर संक्रमित है, वो नेचुरल या अननेचुरल कोई भी प्रकार का सेक्स करे तो उसको खतरा रहता है। अच्छा, तो एक तरीके से अनसेफ प्रैक्टिसेस और अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मल्टीपल सेक्स पार्टनर ये एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है। नॉर्मल सेक्स में भी अगर कोई पार्टनर संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जब मरीज आता है नॉर्मल हेल्दी जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया है, अगर उसका पार्टनर सिंगल मैरिड सेक्स पार्टनर, उसका स्पाउस जो है, अगर वो संक्रमित नहीं है, तो उसको हम टेस्ट करवाते हैं, और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम उसको सारी चीज़ें आप वैक्सीनेशन और प्रोटेक्शन में आप बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन वो कर सकते हैं। तो नेचुरल सेक्स में भी अगर कोई पार्टनर संक्रमित है तो ये फैल सकता है, चांसेस है। आपने कहा ए और ई एक्सट्रीम एंड्स की जो है वो सेफ है या उसको क्योर किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, ए और सेफ, ये वायरस जो शरीर में प्रवेश करता है, ये एक्यूट रूप से प्रवेश करके लक्षण दिखा सकता है, जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, या क्रोनिक, या कभी कभी बहुत धीरे से उसके सिम्टम्स लक्षण महसूस होते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं, जब हमको पेशेंट को कभी कभी उसमें जॉन्डिस नज़र भी नहीं आता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म लक्षण है, जैसे शरीर में थकान है, एनर्जी लेवल्स कम है, सुस्ती ज़्यादा है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है, कभी पैर में सूजन आ जाता है, पेट में सूजन आ जाता है, तो ये टेस्टिंग पे पता चलता है कि अरे इसको तो बी या सी है, और ये क्रॉनिक रूप से धीमी जोर की तरह शरीर में आया है, और धीरे से उसने धीरे धीरे करके लक्षण दिखाए। और ये एक्यूट रूप से जब आता है तो अचानक बुखार आ जाना, भूख कम हो जाना, शरीर में हरारत हो जाना, और थकान महसूस होना, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें। और आप देखते हैं तो उसकी यूरिन का कलर येलो होता है, और कोई उनका घर वाला बोलता है कि अरे आपके आंखें पीले दिख रहे हैं, या डॉक्टर के पास जाता है तो वो अचानक बोलता है अरे आपको तो जॉन्डिस है। तो ये एक्यूट रूप से कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह के अंदर आ जाता है, नहीं शरीर में आता है, तो उसको एक्यूट कहते हैं। और एक्यूट हेपेटाइटिस बी और सी में भी एक्यूट होता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर ए और ई प्रमुख रूप से एकदम एक्यूटली नज़र आता है। तो ए और ई को एक्चुअली क्रॉनिक होने की क्षमता कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो ए और ई थोड़े से सेफ हम मान सकते हैं। तो ए और ई को एक्चुअली एंटीवायरल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब और आज क्यूरेबल बोल सकते हैं आप? क्यूरेबल, इट्स अ नेचुरल क्योर जो होता है। अच्छा। इसमें नेचुरल है, और 99% लोग जब ए और ई से संक्रमित होते हैं तो वो ऑलमोस्ट 98-99% लोग पूरी तरह बगैर इलाज के, और हैरत की बात यह है कि उसके लिए इलाज एक्चुअली कोई ड्रग मौजूद नहीं है। जैसा कि क्रॉनिक बी और सी के लिए ड्रग मौजूद है, लेकिन एक्यूट ए और ई के लिए ना ड्रग मौजूद है, ना ड्रग की आवश्यकता है। अपने आप अपने आप सेल्फ क्यूरिंग, सेल्फ लिमिटिंग उसको बोलते हैं। और उसी समय होता क्या है कि मरीज जाता है कोई हकीम के पास, कोई तावीज़ गले में बांध देता है, कोई चूने में उसको, हाँ क्वैक जिसको बोलते हैं, चूने में उतार देता है, कोई मोरपंख द्वारा उतारता है, और वो क्रेडिट लेता है कि देखो मैंने इसका जॉन्डिस ठीक। अरे वो तो अपने आप होने ही वाला है ठीक। कुछ सप्ताह के अंदर, एक लगभग 4 से 6 हफ्तों में ये ए और ई एक्यूट वाला पूरी तरह ठीक होता है। बी और सी भी एक्यूट हो सकते हैं, और जब बी और सी एक्यूट जैसे जाहिर होते हैं तो उनमें भी स्पॉन्टेनियस क्योर हो सकता है। तो बी अगर एक्यूट रूप से अगर शरीर में आ गया, मतलब कहीं गलत जगह का ब्लड ले लिया, कहीं गलत मेडिकल प्रैक्टिस गलत हो गई कहीं, तो अगर एक्यूट रूप से अगर बी अगर हो गया तो उस मरीज में 4 से 6 सप्ताह में बगैर मेडिसिन के अपने आप हेपेटाइटिस बी भी निकल जाता है शरीर से। लेकिन बात होती है जब क्रॉनिक बी और सी होता है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए उपचार मौजूद है। तो जैसे ए और ई आपने कहा काफ़ी सेफ है कंपेयर टू बी एंड सी, तो बी एंड सी क्यों डेंजरस क्यों माना गया सर? क्या इससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है इससे? एक
एक्स्ट्रा मिनट लूँगा ए और ई के बारे में एक स्पेशल जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसा मैं बताया, ए और ई प्रदूषित पानी से होता है। हम लोग जब छोटे थे तो हम सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ए हो चुका है। तो हमारे जनरेशन के अगर आप टेस्ट करो तो 90% लोगों में हेपेटाइटिस पास्ट इन्फेक्शन का प्रूफ मिलता है। तो ये जब शिशुओं में या चाइल्डहुड में अगर ए होता है तो उसकी मॉर्टेलिटी और उसका क्योर रेट ज़्यादा है। जब एडल्टहुड में ए होता है, क्या होता है, अभी सारे लोग मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को बहुत अधिक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कोई काम धंधे में लगते हैं तो उस वक्त क्योंकि उनको चाइल्डहुड में वो हुआ नहीं है तो एडल्टहुड में हो सकता है। इम्यूनिटी पे असर, इम्यूनिटी नहीं है अभी उनको, हम लोग इम्यून है। लेकिन वो जो बच्चे अभी एडल्ट हो गए उनको अगर हो गया ए तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। 1% के बदले 2% रिस्क आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, तो उसमें जो 1 to 2% अगर रिस्क जो होती है वो क्या होती है, पेशेंट को फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर उसको कहते हैं, जो ए और ई से हो सकता है। एक्यूट है लेकिन अचानक सीरियसनेस आ जाती है वो बीमारी में, 1 to 2% में, उसको फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर बोलते हैं। उसकी अपनी ट्रीटमेंट होती है अलग तरीके से, उसमें कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और एक बहुत ज़्यादा मैं पॉइंट आपको एम्फसाइज करना चाहूँगा, स्ट्रेस करना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़, गरोदर स्त्रियों को अगर हेपेटाइटिस ई, जो अन्यथा काफ़ी सेफ है, हेपेटाइटिस ई अगर होता है वो भी लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, अगर हेपेटाइटिस ई जो कि हम थोड़ा सेफ मानते हैं, अगर प्रेगनेंसी में अगर होता है तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो मदर के लिए कि चाइल्ड के लिए? मदर के लिए। तो हेपेटाइटिस ई से बचने का एकदम सिंपल तरीका है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने एब्सोल्युटली सेफ वाटर का सेवन करना चाहिए गरोदर स्त्री ने। आप उसको पानी को बॉईल करके एक 10 मिनट बॉईल करके उसको ठंडा करके उसको पी सकते हो, या फिर मिनरल वाटर यूज़ कर सकते, सेफ होना चाहिए। तो हेपेटाइटिस ई का संक्रमण प्रेगनेंसी में किसी भी हालत में टालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आखिरी 3 महीने में अगर होता है उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर हम मुड़ते हैं बी और सी को, क्यों ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, ये आपने पूछा। डेंजर ज़्यादा इसलिए मानते हैं क्योंकि एक्यूट रूप में अगर हो गया और वो अपने आप ठीक हुआ ठीक है, लेकिन वो अगर धीमी गति से क्रॉनिक रूप में बहुत चोर की तरह शरीर में आया है, चोरी छुपे आया है, और जब वो क्रॉनिक करके जाहिर होता है तो उसमें उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर। और उसके अपने लक्षण, अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर लिवर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है और सिरोसिस अगर हुआ नहीं है तो बी और सी को आप एंटीवायरल देके उसको कंट्रोल में रख सकते हो। काफ़ी अच्छा मेडिसिन उसमें उपलब्ध है। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस का स्टेज है जो अभी सिरोसिस में गया नहीं है, कैंसर में गया नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें क्षमता है, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सिरोसिस के लक्षण जो आप मानते हैं, पेट में पानी हो जाना जिसको जलोदर या एसाइटिस कहते हैं, पैर में सूजन आ जाना, खून की उल्टी हो जाना, ब्लीडिंग टेंडेंसी, इन लोगों का खून पतला होता है। जैसे लीवर का एक मैंने कार्य बताया कि खून गाढ़ा करने के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं वो लीवर में बनते हैं, तो सिरोसिस ऑफ लीवर वालों का खून पतला होता है। इनको जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं लोग, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस वाले मरीज, बी और सी वाले। उनके इनडायरेक्टली किडनी पे भी असर हो सकता है, तो किडनी भी फेल हो सकती है। उनको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो बोलते हैं कि लीवर जब अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा, शरीर में घुसने वाले, पेट में तैयार होने वाले अगर टॉक्सिन्स लीवर उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है तो वो टॉक्सिन्स ब्रेन के ऊपर असर करके पेशेंट कोमा में जा सकता है, जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। काफ़ी डेंजरस है सर ये। हाँ जी। अरे सुना है हेमोक्रोमेटाइटिस। हाँ, हीमोक्रोमेटोसिस फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में काफ़ी रेयर है, पर जैसा मैंने आपको बताया कॉपर और आयरन ये अगर एक्सेस डिपॉजिट मात्रा ज़्यादा हो, हाँ, वो कुछ थैलेसीमिया के मरीज़ में ये पाया जाता है जब उनको बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, तो उसमें का हीमोग्लोबिन तो बढ़ता है, लेकिन जो एक्सेस आयरन है
उसको अगर लीवर से नहीं निकालते तो लीवर में डिपॉजिट होके उसको, और फिर एक हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस जो होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें अधिकतर मेल इन्वॉल्व होते हैं। और हीमोक्रोमेटोसिस केवल लीवर नहीं, बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, पैंक्रियास को इन्वॉल्व कर सकता है। तो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस जो है रेयर है हिंदुस्तान में, पर एक मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है। डिजीज़ जी। सर, आपने कहा कि ये डेंजरस है बी एंड सी, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं सर? ये संक्रमित कैसे होता है, अगर अभी दर्शकों ने अगर ध्यान से सुना है, सेफ सेक्स, सेफ मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, फिर मदर को वैक्सीन करना, मदर अगर पॉजिटिव तो उसको वैक्सीन देना, फिर आजकल जो ईपीआई है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें बी को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। तो ज़्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन मिल चुका है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विश्व में अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने की ज़रूरत है, केवल 45% लोगों को ही ये वैक्सीन पहुंचा है। फिर इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़, नॉट टू शेयर नीडल्स, नॉट टू शेयर रेजर्स, ये सारे चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो जिस तरह HIV के लिए जागरूकता और उसके प्रतिबंधक जो उपाय हम करते हैं, ठीक वही उपाय हमको बी और सी के लिए करना है, जैसे कि मैंने आपको एनिमरेट किया है। जी, क्योर तो नहीं होगा, लेकिन ट्रीट करके उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, आप ये कहते हैं? हाँ, इनफैक्ट शुरुआत के स्टेज में, और हेपेटाइटिस सी का मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि एक 10-12 साल पहले हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री था, संतोषजनक नहीं था, उसके लिए अच्छे मेडिसिन उपलब्ध नहीं थे। पर अचानक इस प्रकार की क्रांति आई है हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में कि उसको एक्चुअली क्योर किया जा सकता है। तो जो इतने नए जो एंटीवायरल मेडिसिन निकले हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस सी को 3 से 6 महीने के एंटीवायरल ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है। लेकिन और अगर ये लिवर डैमेज होने से पहले अगर ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो पेशेंट का लिवर 100% नॉर्मल हो सकता है। लेकिन वही अगर थोड़ा एडवांस लिवर डिजीज़ अगर हो चुका है, सिरोसिस हुआ है हेपेटाइटिस सी की वजह से, हाँ आपने वायरस को तो ज़रूर बाहर फेंक दिया, सिरोसिस को वाले लिवर को पूर्ण रूप से रिवर्स पहले जैसा नॉर्मल बनाना लगभग असंभव है। तो लेकिन बी का ऐसा है कि बी का जो वायरस है उसका ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो उसको निरंतर सप्रेस यानी दबाए रखो, उसकी मात्रा यानी शरीर में और लीवर में उसकी बढ़ने वाली मात्रा वो अपनी संख्या निरंतर बढ़ाते रहता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जब क्रॉनिक रूप से शरीर में आता है तो वो एक्टिव अगर है, उसमें भी कभी कभी कोई पेशेंट हेपेटाइटिस बी का केवल कैरियर होता है, उसके अंदर लीवर में उसका वायरस केवल सोया पड़ा है, वो लिवर को तकलीफ नहीं दे रहा है और हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते, यानी मतलब उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकते। यस, लेकिन वो अगर एक्टिव है तो उसको एक्टिव हेपेटाइटिस अगर है पेशेंट को बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी, और उस मरीज़ में अगर आप वायरस की मात्रा देखते हो ब्लड में तो वो करोड़ों की तादाद में पाई जाती है, वो अपना संख्या अपना मल्टीप्लाई करके निरंतर बढ़ा रहा है। तो ऐसे मरीज़ को इंजेक्शन भी मौजूद है, ज़्यादातर मरीज़ टैबलेट्स प्रीफर करते हैं, लेकिन टैबलेट्स में ये है कि टैबलेट आपको लंबे समय तक इंडेफिनेटली आप बोल सकते, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी देना पड़ता है हेपेटाइटिस बी की टैबलेट्स, तो 3 साल 5 साल 7 साल। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप टैबलेट रोक दो, शुरुआत में तो आपने वायरस को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, वायरस को नील कर दिया, लेकिन जैसे आप मेडिसिन बंद करते हो तो ये वायरस दोबारा आता है, और अगर उसको सही समय में बढ़ती हुई संख्या को पकड़ा न जाए और दोबारा उसको ट्रीट न किया जाए तो फिर वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर हो सकता है। तो मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट के निगरानी में और पूरे उसके सूचना के अनुसार करना ज़रूरी है। और जैसा मैंने बताया कि एक क्रॉनिक करियर स्टेज होती है जब वो वायरस केवल लिवर में पड़ा है बगैर किसी शरीर को या लिवर को नुकसान पहुंचाए, डॉर्मेंट स्टेज में है, उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसके परिमाण होते कि क्रॉनिक कैरियर स्टेज को किस तरीके से डायग्नोस किया जाए, उसके अपने कोई पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम समझते हैं कि इसका लिवर पूर्ण तरीके से नॉर्मल है, वायरस है लेकिन बहुत ही कम संख्या में मौजूद है और वो लिवर को डैमेज नहीं कर रहा है। ऐसे हालत में सोए हुए वायरस को आप
डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, उतनी मेडिसिन में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन वो सालों साल हो सकता है 30, 40, 50 साल तो बगैर नुकसान के उसकी जिंदगी गुजर जाए। तो हु टू ट्रीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के हर मरीज को ट्रीटमेंट आवश्यक नहीं होता है, तो किस मरीज को आवश्यकता है वो स्पेशलिस्ट टेस्ट द्वारा डिसाइड करता है कि, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की तो उसको ज़रूर ट्रीट किया जा सकता है और अच्छे ड्रग्स अवेलेबल है। लंबे समय तक आप हेपेटाइटिस बी वायरस को सप्रेस करके रख सकते हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी डॉक्टर्स के बच्चे तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर ट्रीटमेंट तभी सही मिल सकता है जब डायग्नोस्टिक्स सही हो, तो डायग्नोसिस के लिए नए टेक्निक मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ है? ये चारों वायरस हाँ। ए, बी, सी और ई को डायग्नोस करने के लिए परफेक्ट ब्लड टेस्ट उपलब्ध है, और वो क्रॉनिक स्टेज में है कि एक्यूट स्टेज में, वो भी पता चल सटीकता से उसको आप परफेक्टली डायग्नोस कर सकते हो। तो सिंपल ब्लड टेस्ट है जो सारे के सारे हमारे शहर में उपलब्ध है, और अगर क्रॉनिक स्टेज की तरफ जा रहा है और लीवर डैमेज अगर हो रहा है तो किस कदर डैमेज हुआ है, किस सीवियरिटी तक है उसको भी सिंपल टेस्ट है, एक सोनोग्राफी द्वारा आप पता कर सकते हो कि लीवर को कितना डैमेज है। सिरोसिस के अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, अगर मैंने बताया खून की उल्टी का जिक्र किया, तो एंडोस्कोपी करके हम पहचान सकते हैं कि इसके अंदर आहार नली में इसोफेगस आहार नली में वेन्स बड़े हैं जिसको वेराइसिस कहते हैं, जो ब्लीड हो सकते हैं, उसमें खून की उल्टी हो सकती है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी, ये तीन के आधार पे आप कौन सा वायरस है, किस हालत में क्रॉनिक है या एक्यूट है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इस तरह डायग्नोसिस परफेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी। हाँ, इवन अगर कोई पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से कैंसर हो गया है, वो भी आप ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी द्वारा अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि डाइट पैटर्न क्या होनी चाहिए हेपेटाइटिस पेशेंट्स? एक्यूट हेपेटाइटिस जो अधिक मात्रा में हम देखते हैं, ये फिलहाल मानसून का सीज़न है, प्रदूषित पानी से सेफ वाटर सप्लाई नहीं है, और ख़ास तौर से अगर आप सफ़र कर रहे हैं और गलत जगह कुछ खाना खा रहे या पानी पी रहे, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मॉडर्न मेडिसिन में एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए कोई भी डाइट रेस्ट्रिक्शन बताया नहीं गया है। अच्छा, मतलब लोग जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब फिर तेल बंद करना पड़ेगा, घी बंद करना पड़ेगा, हल्दी बंद करना पड़ेगा, मॉडर्न मेडिसिन में कोई भी सबूत नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम कॉमन सेंस परहेज करना चाहिए। आप जानबूझकर बहुत तेल युक्त, बहुत बाजार से बाहर से समोसा मंगा रहे, कचौरी मंगा रहे, अनाप शनाप खा रहे, दावत कर रहे, पेट से ज़्यादा खा रहे हैं। एक तो भूख कम होती है, बहुत सी चीज़ें, तेल पसंद नहीं आता, तो वो एक बॉडी की इनहेरेंट परहेज करने की प्रवृत्ति निर्माण है। लेकिन अगर आपको नौशिया वॉमिटिंग नहीं है और आपको भूख लग रही है, शुरुआत में भूख कम हो जाती है मैंने कहा, लेकिन जैसे बताया 4 से 6 हफ्ता 8 हफ्ता ये एक्यूट हेपेटाइटिस लेता है, 15-20 दिन बाद एपेटाइट इंप्रूव होती है। तो आप फ्रेश घर में बनाया हुआ खाना सब कुछ मरीज को दे सकते हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट सलाद, सब कुछ सरप्राइजिंग है। परहेज कब होता है, लोग चूंकि हम खुले से बताते हैं कि हमारे पास इसका ड्रग शर्तिया मेडिसिन एक्यूट ए और ई के लिए नहीं है, लेकिन अपने आप ठीक होता, हम आपको आश्वासन देते हैं कि 99% चांस है आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उनको तो मरीज को लगता है कि हम डॉक्टर ने तो ट्रीट भी नहीं किया, हमको दवाई भी नहीं लिखा, तो फिर वो जाते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में तमाम दुनिया भर के परहेज बता देते हैं। वो अगर उस अल्टरनेटिव मेडिसिन पे आपका विश्वास है, अगर वो आप रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से आप ज़रूर परहेज कीजिए। हमको उनके परहेज से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब मरीज हमारे पास मॉडर्न स्पेशलिस्ट के पास आता है, तो हम एक कॉमन सेंस बोलते भैया ठीक ठाक घर का फ्रेश खाना खाओ, सुबह का शाम को मत खाओ, शाम का दूसरे दिन मत खाओ, और सब कुछ नॉर्मल हाइजीनिक फूड आप खाते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस अगर हो गया और पेट में पानी हो गया, फिर आहार नली में वेन्स अगर हो गए, पैर में सूजन है, तो उसमें नमक वर्जित है। नमक पानी को खींचता है, सूजन बढ़ाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेकिन वो सिरोसिस और क्रॉनिक की परहेज है, एक्यूट की नहीं है। फिर पेन किलर्स हम पेशेंट को अवॉइड करने बोलते हैं, मिर्ची का कम खाने बोलते हैं।
तो ये एक कॉमन सेंस परहेज एक्यूट में है, और क्रॉनिक और सिरोसिस के स्टेज में स्पेशल परहेज, नमक, पेन किलर्स, मिर्ची, इन सब चीज़ों का परहेज, और प्रोटीन्स का इंटेक अच्छा रहना चाहिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, एक्यूट में और प्लांट प्रोटीन्स की एनिमल प्रोटीन? प्लांट प्रोटीन्स आर सपोज टू बी बेटर, बट एनिमल प्रोटीन्स आप अंडा ज़रूर ले सकते हो, और ऐसा नहीं कि नॉनवेज फूड नहीं ले सकते, पर उसकी एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। इन लिमिट। सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक टेक होम मैसेज क्या रहेगा? वैसे आपका जो टॉक है ये अपने आप में एक अच्छा मैसेज है, लेकिन फिर भी योर होम मैसेज। आप लोग हेपेटाइटिस बी, पूरे हेपेटाइटिस को लेकर आप जानकारी तो हासिल कर चुके हो। एक बात ख्याल में रखिए, हेपेटाइटिस इज प्रिवेंटेबल, हेपेटाइटिस इज कंट्रोलेबल, हेपेटाइटिस इज क्यूरेबल। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ सेक्स, safe medical practices, avoiding sharing of needles and razors, and vaccination of mother, vaccination of ए और बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ई के लिए कुछ दिन बाद आने की संभावना है, सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो जो हेल्थ वर्कर्स या जो हाई रिस्क लोग हैं, उन्होंने हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, और सावधान रहे, सतर्क रहे, और अपने लीवर का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर।